आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए साहब, अब इसमें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो गया, ठीक, स्प्लिटिंग एनर्जी डायग्राम आ जाएगा, ठीक, या तो वो आ जाएगा, या तो आपको डायग्राम दे देंगे, उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ठीक है उसके बाद जेई में क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस पे वेवलेंथ के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वेवलेंथ, एनर्जी, अब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें पढ़नी क्यों है, पहले इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल आपको दे दूं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी हमारी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन के हिसाब से बिल्कुल ही फेल्ड थ्योरी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में अगर मैं आपसे कहूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वीबीटी, तो वीबीटी ने क्या कहा कि भाई मेटल है, लाइगेंड है, और मेटल और लाइगेंड, देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल होंगे और एल के ऑक्यूपाइड होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक तरीके से इन्होंने क्या करा यहाँ पे शेयरिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है ना, इसको हम कहेंगे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या हुआ, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हुई है। ये तो वीबीटी की कहानी है। ठीक, चलो मान लिया ठीक है ना, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेटल मेटल को ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो शेयरिंग करने लग गया। मेटल को कैसी नौबत क्या आ गई कि वो शेयरिंग करने लग गया। भाई मेटल तो, उसके पास तो, वो तो इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बीबीटी ने हमें ये दिखाया कि अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग हो रही है ना, शेयरिंग का मतलब क्या है, कोवलेंट नेचर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। सी सी बात है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, लाइगेंड जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन गया, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन गया मगर अब पता है क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कई चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मैंने इसलिए कहा कि कोऑर्डिनेशन में कि एक फेल्ड थ्योरी है, वो इसलिए है क्योंकि कई चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाती। जैसे कि अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कई बार वीबीटी के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था, वो डायमैग्नेटिक निकल गया। मैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन नहीं करती, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है, तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करती, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करती, और तीसरा वो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इनमें भेदभाव करना नहीं जानती। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में वो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखाती। तो इस वजह से वीबीटी इज अ कंप्लीट फेलियर थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। वीबीटी इज अ कंप्लीट फेलियर थ्योरी, फेल्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, अब वीबीटी तो ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नई थ्योरी आई। उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, उस थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है ना, हम सीएफटी पढ़ेंगे, सीएफटी पढ़ेंगे। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो केमिस्ट्री की थ्योरी है, केमिस्ट वालों ने खूब दिमाग लगाया, केमिस्ट्री वालों ने खूब दिमाग लगाया कि भाई कुछ ना कुछ लगा के सॉल्व भी हो जाए, नहीं हो रही सॉल्व। तो अब केमिस्ट्री वालों के पास कोई और चारा नहीं था, वो फिजिक्स वालों के पास गए। ठीक है, फिजिक्स वालों के पास गए और उनसे कुछ ना कुछ थ्योरी मांगी, अरे बाबा हमें अपनी थ्योरी दे दो। ठीक है, तो इसलिए वो फिजिक्स वालों के पास गए और उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई सीएफटी। ठीक है, तो जी हाँ, ये केमिस्ट्री की थ्योरी नहीं है, ये फिजिक्स की थ्योरी है। फिजिक्स में भी किसकी थ्योरी है, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी है। कहाँ से आई है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। ठीक है, जो कि ये कहती है कि ये जो मेटल और लाइगेंड है ना, मेटल है और लाइगेंड है, ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से होगा ये। ठीक है ना, एम पॉजिटिव एल नेगेटिव, क्या है ये, पॉइंट चार्जेस। क्या है ये,
पॉइंट चार्जेस। देखो जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में कोई आयन डाइपोल ये सब तो चीजें होती नहीं है, चार्ज के बेसिस पे होता है सब कुछ, चार्जेस और फील्ड्स के बेसिस पे होता है सब कुछ। तो इसमें क्या बोला गया कि ये जो मेटल और लाइगेंड है ना, ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ये पॉइंट चार्जेस हैं। क्या है ये पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक। तो देयरफॉर क्या होगा, अब पॉइंट चार्जेस हैं और फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में तो सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, एक ही अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, आयन डाइपोल नहीं, डाइपोल डाइपोल नहीं, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्या, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लगती है इनके बीच में, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है इसके अंदर। और ये जो बॉन्ड बनता है ना प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से, जो बॉन्ड बनता है, इट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, ये भी आपको मालूम है। और मैंने बोला कि प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है तो प्योर आयनिक बॉन्ड बनेगा, देयर विल बी प्योरली आयनिक बॉन्ड, प्योरली आयनिक बॉन्ड। अब बाबा दिक्कत हो गई, दिक्कत क्या हुई, फजान रूल तो याद ही होंगे, फजान रूल तो याद ही होंगे। फजान बाबा क्या कहते हैं, फजान बाबा कहते हैं कि नो बॉन्ड इज प्योरली कोवलेंट और प्योरली आयनिक, पर ये क्या कह रहा है, प्योरली आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, प्योरली आयनिक बॉन्ड है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली हम तो गए थे कि भाई सही करो हमारी थ्योरी को, बीबीटी से हम सीएफटी में आए हैं, फिजिक्स वालों के पास गए कि हमारी थ्योरी को सही करो, उन्होंने कुछ ज्यादा ही सही कर दिया, इन्होंने ओवर करेक्शन कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, ओवर करेक्शन कर दिया। लेकिन हम फजान रूल के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं कि नो बॉन्ड इज प्योरली आयनिक और नो बॉन्ड इज प्योरली कोवलेंट, ठीक। तो अब इसको सही करने के लिए, इसको सही करने के लिए एक और थ्योरी बनी, उसका नाम है एलएफटी, इसको हम कहते हैं लाइगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, लाइगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक। जो कि क्या कहेगी, जो कि ये कहेगी कि भाई ये मेटल और लाइगेंड आपस में पहले तो पॉइंट चार्जेस की तरह ये अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, जब ये डाइपोल जब आपस में करीब आते हैं तो बाद में कोवलेंट नेचर आ जाता है इनके पास, ठीक है ना। जब डाइपोल डाइपोल आपस में करीब आते हैं, पहले तो क्या हुआ, M प्लस है L नेगेटिव है, पहले तो प्लस प्लस चार्जेस माइनस माइनस चार्जेस खेल रहे थे आपस में, उसके बाद क्या हुआ, फिर इनके डाइपोल्स आपस में इंटरेक्ट करने लग गए। फिर जब डाइपोल्स आपस में इंटरेक्ट करने लगेंगे तो पहले क्या था, पहले क्या था, पहले आयनिक बॉन्ड था, उसके बाद क्या आया, कोवलेंट करेक्टर आया, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। तो दिस इज आयनिक बॉन्ड फॉलोड बाय कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज आयनिक बॉन्ड फॉलोड बाय कोवलेंट बॉन्ड। चलो ये फिर भी सही है, ठीक है ना, ये थ्योरी ठीक है, ये थ्योरी फिर भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन हमें इससे डील नहीं करना, हमें इससे डील करना है, हमें इस सीएफटी से डील करना है, ठीक है। क्या ये बात को आपको समझ में आ रही है, इसलिए कई बार एलएफटी को ना हम मॉडिफाइड सीएफटी भी कहते हैं, एलएफटी को, एलएफटी इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड सीएफटी, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड सीएफटी। क्या बात आपको क्लियर हुई, बताइए। अच्छा, अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो इसके अंदर देखो होगा क्या, जैसे मान लो मेरे पास NiCl4 2 नेगेटिव है, NiCl4 2 नेगेटिव, ठीक। अब यहाँ पे कहीं पे Ni होगा और यहाँ पे Ni2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे बाय, मतलब जो हमने CFT में सीखा था, अभी अभी जो हमने सीखा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, प्योरली आयनिक फोर्सेस लगेंगे, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली देखो भाई M प्लस है और L नेगेटिव है, मतलब कि पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्जेस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो यहाँ आयन आयन इंटरेक्शन लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, आयन आयन इंटरेक्शन, क्या लगेगा यहाँ पे, आयन आयन इंटरेक्शन, ठीक है। वहीं अगर मैं डाइपोल भी आ जाएगा यहाँ पे साथ में, अगर यहाँ पे डाइपोल आ गया साथ में, जैसे मान लो M प्लस है और L कोई भी एक डाइपोल है, ठीक है ना, डाइपोल है, M प्लस और L डाइपोल है, तो यहाँ पे आ गया आयन डाइपोल इंटरेक्शन,
आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, चलो बढ़िया है साहब, ये बात भी मेरे को समझ में आती है, बढ़िया है। हाँ, आयन डाइपोल इंटरेक्शन मतलब कि यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पता है, बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन कैसे, यहाँ डाइपोल कैसे हुआ, डाइपोल ऐसे हुआ कि ये जो लाइगेंड है ना, इस पे चार्ज जीरो है, इस पे कितना चार्ज है, चार्ज जीरो है, मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया था, उसको छोड़ो, है डाइपोल ही। इस पे अगर चार्ज जीरो हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे Cl नेगेटिव दिया था, लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा केस हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे NH3 आ गया गलती से, यहाँ पे अगर NH3 आ गया, ठीक, यहाँ पे अगर NH3 आ गया तो क्या होगा, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास CONH3 2 पॉजिटिव, ये मेरे पास, और ये उसका लाइगेंड है, NH3 क्या है, लाइगेंड। अगर मैं NH3 यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे तो जीरो चार्ज है, NH3 पे तो जीरो है, तो जब जीरो है इस पे तो क्या होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा, ठीक। लेकिन अगर मैं वही NiCO4 की बात करूं, ठीक है, हमें इतनी बात तो समझ में आ गई है कि भैया चलो अच्छी बात है, आपने बता दिया यहाँ पे आयन आयन इंटरेक्शन हो रहे हैं, चलो आयन आयन इंटरेक्शन है, और अगर मैंने यहाँ पे NH3 ले लिया, NH3 CO NH3 NH3 NH3, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाइपोल होंगे, यहाँ पे कई सारे डाइपोल्स होंगे, यहाँ पे इसके डाइपोल्स होंगे, ठीक है। चलो ये भी बात समझ में आ गई, ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, चलो मान लिया आपकी बात। अच्छा साहब, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, मैं निकल कार्बोनाइल का क्या करूंगा, जो NiCO4 है, NiCO4, इसमें क्या होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ इसका, क्योंकि देखो निकल पे चार्ज है जीरो, निकल पे चार्ज है जीरो, और CO पे भी चार्ज कितना है, मतलब इसका जो, इसकी जो पोलैरिटी होती है, जो उसका डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो आता है, मतलब लगभग लगभग जीरो आता है, बहुत कम आता है, चलो मान लो वेरी लेस, इसका म्यू जो होता है वो वेरी लेस, लगभग नेग्लिजिबल होता है इसका, इसका म्यू जो होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो मुझे बताओ इसमें कौन सा इंटरेक्शन होगा, चलो इसमें तो आयन आयन इंटरेक्शन हो गया, इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, इनमें क्या होगा, इनका मेरे को बताओ जरा, बता सकते हो इसका, बताओ जरा क्या होगा इसका। बताओ बताओ। बताओ भाई बताओ, अरे बताओ साहब। हम्म, तो इसका जवाब पता है क्या है, पहली बात तो CFT एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगी इसको, ठीक है ना, नॉट एक्सप्लेन बाय CFT। CFT एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगी, ये सिर्फ LFT से एक्सप्लेन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ LFT से एक्सप्लेन होगा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ LFT से एक्सप्लेन होगा, ये CFT एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती, बात क्लियर है भाई, सही सीधी सी बात है यार। अब बाकी आयन डाइपोल और आयन आयन तो बता दिया, अब CFT कहती है अब तू जा यहाँ से, ठीक है, हर चीज़ का ठेकेदारी मैंने नहीं ले रखी, ठीक है, तो बोल तू जा किसी और का थ्योरी पढ़ ले, उससे समझ ले ये, ठीक। चलो साहब, अब मैं आपको बताऊंगा इसमें हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। जो हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस आखिर बनते कैसे हैं, CFT के अकॉर्डिंग हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस आखिर बने कैसे, आए कैसे वो, ठीक है, वो हमें जानना है। चलिए भाई, तो हमें बेसिकली क्या सीखना है, हाउ कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्सेस आखिर बने कैसे, ठीक है, हाउ कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। तो इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल कंसिडर मत करना हमें केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अभी के लिए आप कंसिडर करो कि हम सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम जो भी बातें करेंगे ना, वो बेसिकली आयनिक क्रिस्टल्स की बात करेंगे, आयनिक क्रिस्टल्स या लेटिस की बात करेंगे हम,
किसकी बात करेंगे? लैटिस की, वॉइड्स की, इन सब के बारे में। जो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर था, हालांकि वो तो सीबीएसई ने काट दिया 12 से, लेकिन आपके जेई में तो आता है ना, थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का है वो, ठीक है। तो देखो जरा, तो पहली बात तो आप एक सीखें कि क्योंकि हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात कर रहे हैं और मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट चार्जेस से डील करते हैं, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि पॉइंट चार्जेस से डील करते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो मेटल है ना, मेटल आपका स्टेशनरी रहेगा, एक जगह पे रहेगा, जो लाइगेंड्स है वो पास आएंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा ये चीज, ठीक है, जब मैं आपको पूरा डायग्राम बताऊंगा इन सब का, ठीक है ना, वॉइड वॉइड बना के, और ये जो यूनिट सेल है इन सबको बना के जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं एम को, जो मेटल है हमारा, इसको मैं क्या क्या कह रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं स्टेशनरी चार्ज, और जो एल नेगेटिव है वो है आपका मूविंग चार्ज। जब मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा ना आगे चल के, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरा याद रखना आखिर तक, ठीक है। अच्छा भाई, और मैंने बताया कि ये आयनिक क्रिस्टल्स, आपको बात समझ में आ गई ना, आयनिक क्रिस्टल्स। और इमेजिन करो एक लैटिस है, ठीक है, एक लैटिस है। अब एक मेटल जो है वो कैसे बैठा होगा, वो कैसे बैठा होगा, ठीक है। जैसे मान लो टेट्राहेड्रल टाइप है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल टाइप है, ये देखो जरा, ये मेटल हो गया। अब मेटल में भी ये क्या है, ये इस तरीके से टेट्राहेड्रली है, ऐसे बैठे हुए हैं लाइगेंड्स, लाइगेंड्स ऐसे बैठे हैं, ठीक है। ये हो गया, मतलब इस तरीके से। हाँ, मतलब इस तरीके से कुछ काम हो रहा है, मतलब मेटल इससे ज्वाइन हुआ, फिर मेटल जो है वो इससे हो रहा है, इससे और इससे, मतलब ये लाइगेंड्स हमारे, ये हमारे लाइगेंड्स, ठीक है। और मेटल में कोई ना कोई तो चार्ज होगा ही होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने ले लिया Ml4 2 नेगेटिव, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, और Ml4 2 नेगेटिव हो गया। क्या बात क्लियर है? बोलिए साहब, क्लियर है आपको ये बात? ठीक। अच्छा, तो अब आप ज़रा इमेजिन करके देखिए, ठीक है। अब मैं आपको इमेजिनेशन करवाऊंगा इसमें, और इसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वॉइड्स, इसके अंदर मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, वॉइड्स, ठीक है। तो देखिए साहब, तो जो लेटिस होता है ना, बेसिकली जो लेटिस होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये है Ml, ठीक है ना, Ml4 2 नेगेटिव, इस तरीके से एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। या फिर मान लो मैं इसको भी नहीं ले रहा, मैं M पॉजिटिव और L नेगेटिव ही ले रहा हूँ, सिंपल, M पॉजिटिव L नेगेटिव लो, M पॉजिटिव L नेगेटिव, ठीक है, मैंने इसको ले लिया। अब जो लेटिस बनता है ना, वो लेटिस बनता है एनाइनिक से, ठीक है ना। जो एनाइन होता है ना हमारे पास, ये क्या है, ये एनाइन है ना, इससे हमारा पूरा लेटिस बनेगा। और जो लेटिस फॉर्म हो गया और उनके बीच में जो वॉइड्स बनते हैं, उनके बीच में जो वॉइड्स बनते हैं, उन वॉइड्स को कौन ऑक्यूपाई करेगा, वो मेटल करेंगे, ठीक है। उन वॉइड्स को कौन ऑक्यूपाई करेगा, वो मेटल करेंगे। आपने देखा होगा यार, आपने NaCl का तो देखा ही होगा, इस तरीके का होता है, ये Cl नेगेटिव, 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 और बीच में Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, इस तरीके से। इनको हम क्या कहते हैं, वॉइड्स, ठीक है ना। तो इन वॉइड्स के बीच में, और पूरा किससे लेटिस फॉर्म हो रहा है, Cl नेगेटिव आयन से, ठीक है ना। पूरा किससे फॉर्म हो रहा है, एनाइन से या फिर Cl नेगेटिव आयन से। क्या बात है वो क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था, जैसे मेटल है, अब मेटल के अराउंड जो है ना, ये इस तरीके से बैठे हुए हैं, ये टेट्राहेड्रली ऐसे ज्वाइन करा हुआ है चार तरफ से, ठीक है, टेट्राहेड्रली ऐसे ज्वाइन करा हुआ है। तो ये मेटल क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा। आप पता है कैसे, इमेजिन करो, आप भूल जाओ पूरे यूनिट सेल को, आप पूरे यूनिट सेल को भूल जाओ, आप सिर्फ मेटल को अकेले बैठा हुआ इमेजिन करें, सिर्फ आप एक ही एक ही जो सेल है ना उसको इमेजिन करें, बस एक ही वॉइड को। जब आप एक ही वॉइड की तरफ देखेंगे ना, जब आप एक ही वॉइड की तरफ देखेंगे, तो आपको मेटल जो है वो चार तरफ से घिरा हुआ नजर आएगा। मेटल जो है Na प्लस जो है ना, Cl नेगेटिव से घिरा हुआ है, सिमिलरली मेटल जो है वो चार तरफ से ऐसे लाइगेंड से घिरा हुआ नजर आएगा, ठीक है, ऐसे लाइगेंड से चारों तरफ ऐसे घिरा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था वो बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है,
जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, जैसे ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना Ml4 नेगेटिव, इस तरीके से मान लो, ठीक है ना, मान लो, तो ये कैसा बनाएगा, आप पूरे यूनिट सेल को भूल जाए और सिर्फ इस पे ध्यान दें। अगर आप सिर्फ एक पे ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। क्या बना रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है वो। ठीक, सिर्फ एक पे ध्यान देंगे आप। क्या बात आपको क्लियर है? और वहीं 6 तरफ से घिरा हुआ है, 6 तरफ से घिरा हुआ है, तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, क्या कौन सा वॉइड बनाएगा? वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा। ठीक है ना? तो बेसिकली दो तरीके के वॉइड्स बनेंगे हमारे पास। एक बनेगा हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड, जो मेटल होता है ना, मेटल, मेटल M पॉजिटिव, वो क्या बनाएगा हमारे पास? टेट्राहेड्रल वॉइड। और एक हमारे पास बनाएगा दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये दो तरीके के वॉइड्स बनेंगे हमारे पास, एक बनेगा टेट्राहेड्रल और दूसरा बनेगा ऑक्टाहेड्रल। क्या बात क्लियर है आपको? तो भाई ठीक है। अब एक चीज लिख लें आप, अब एक चीज लिख लें, जैसे कि मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो किससे बना? बेसिकली टेट्राहेड्रल वॉइड से ही आया है वो पूरा का पूरा। ठीक है। दो तरीके, दो चीजें होंगी, एक होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, और दूसरा होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आप इसके अंदर एक चीज लिखें, मेटल आयन इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड। मैं टी वॉइड लिख रहा हूँ शॉर्ट में, टी वॉइड लिख रहा हूँ, ठीक है ना, फाउंड बाय द लाइगैंड, फाउंड बाय लाइगैंड। सीधी सी बात है, किसने बनाया है ये लाइगैंड नहीं तो बनाया है। अरे यार पूरा लाइगैंड नहीं तो कवर करा है। बेसिकली देखो, अब मैंने क्या कहा था कि आप एक पे फोकस करें, चार तरफ से घिरा हुआ है, अब चार तरफ से घिरा हुआ है तभी तो टेट्राहेड्रल बन पा रहा है। चार तरफ से किसने घिरा हुआ है? लाइगैंड ने, तो लाइगैंड से ही तो बन रहा है वो। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी, ठीक है ना, बस टी वॉइड की जगह ओ वॉइड कर देना। मेटल आयन इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म बाय द लाइगैंड्स। क्या बात क्लियर है? फॉर्म बाय लाइगैंड्स। क्या बात क्लियर है आपको? ठीक, ये हो गया। अब इसमें हम एक चीज पढ़ेंगे, हम बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। ये जो हमने पढ़ा ना अभी, इस तरीके की चीज, अब हम पढ़ने जाएंगे कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा कैसे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे होने वाला है। आप बस एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन सीख लो, एक की ही आप स्प्लिटिंग, जो स्प्लिटिंग डायग्राम होता है ना, जो CFSE डायग्राम होता है, स्प्लिटिंग डायग्राम, सिर्फ आप एक का सीख लो, बाकी सब रिपीटिशन है, बाकी सब रिपीट होने वाला है, गारंटीड। चलो भाई, फॉर्मेशन ऑफ, पहला लिख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अब इसको हम CFT से ही फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, इसको हम CFT से ही फॉर्म करेंगे। मान लो मेरे पास एक मेटल है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेटल जो यहाँ पे है ना, वो लाइगेंड उसको अप्रोच कर रहे हैं, लाइगेंड कहीं पे होंगे, वो लाइगेंड उसको अप्रोच कर रहे होंगे इस तरीके, इस तरफ से लाइगेंड छह तरफ से इसको अप्रोच कर रहे होंगे। एक यहाँ से अप्रोच कर रहा है, एक इधर से अप्रोच कर रहा है, एक इधर से अप्रोच कर रहा है, एक ऊपर से कर रहा होगा, एक इधर से कर रहा होगा, एक इधर से कर रहा होगा। तो मतलब ये 6 तरफ से ये लाइगेंड इसको अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है? तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये अलोंग द एक्सिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलोंग द एक्सिस। जैसे मान लो देखो CFT यही कहती है, ठीक है ना, CFT यही कहती है कि यूनिवर्स में मेटल जो है वो अकेला यहाँ पे बैठा हुआ है और लाइगेंड उसको चारों तरफ से ऐसे एक्सियली जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। जैसे मान लो आप खुद को ही मान लो, आप खुद को ही मान लो, जैसे आप कमरे में बैठे हुए हो, ठीक है ना, आप बीच में बिल्कुल अपने कमरे के बिल्कुल बीच में बैठ जाओ, ठीक, और ऐसे एक्सियली ऐसे लाइन खींचो, ठीक है ना, एक्सेस पे। अब बताओ एक्सेस ऐसे होगी, ठीक है ना,
कैसे कैसे जाएगी, ऐसी जाएगी ना पूरी 90 डिग्री पूरी परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइगेंड्स जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं इसको, इस तरीके से क्या है, लाइगेंड्स जो हैं उसको अप्रोच कर रहे हैं। ये पीछे वाली साइड है, ठीक है ना, ये पीछे वाली साइड है, इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से, ठीक। अच्छा अब मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक क्यूब मान रहा हूँ, ठीक है ना, क्यूबिक लेटिस है यहाँ पे, एक क्यूबिक लेटिस है, एक क्यूबिक लेटिस है, वो मैं मान रहा हूँ। देखिए और मैंने मान लिया ये बिल्कुल बॉडी सेंटर पे है, इस क्यूब के बिल्कुल बॉडी सेंटर पे है, लेटिस के बिल्कुल बॉडी सेंटर पे है यहाँ पे मेटल, ठीक है ना। और लाइगेंड्स जो है वो उसको अप्रोच कर रहे हैं, लाइगेंड्स इसको अप्रोच कर रहे हैं इस तरीके से, इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। क्या बात आपको क्लियर है? ठीक है, बीच में आपका मेटल हो गया, ठीक, इस तरीके से आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो लाइगेंड्स आ रहे हैं वो किस तरफ से आ रहे हैं, वो इस तरफ से आ रहे हैं, बेसिकली सेंटर से आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं, सेंटर से आ रहे हैं, सीधी सी बात है, सेंटर से ही आ रहे हैं वो, इस फेस के सेंटर पे आ रहे हैं, इस फेस के सेंटर पे आ रहे हैं, छह तरफ से आ रहे हैं ना, और क्यूब है ये, और क्यूब की कितनी कितनी साइड होती है, छह साइड्स। तो बेसिकली जो लाइगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, लाइगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फेसेस, लाइगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ फेसेस। क्या बात क्लियर है? लाइगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ फेसेस, ठीक है, बता दो भाई। लाइगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ फेसेस। तो एक चीज अब आपको मैं बताने वाला हूं इसके अंदर, वो ये कि देखो भाई, लाइगेंड जब इसके पास आ जाएगा, अब देखो एम के पास क्या है, इसके खाली ऑर्बिटल्स है, ठीक है, लाइगेंड के पास क्या है, फिल्ड ऑर्बिटल्स है। देखो भाई, मेटल के पास क्या है, मेटल के पास अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, इस तरीके से वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। ये एक्सेस पे आ रहा है ना, इसको मैंने मान लिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन ऑर्बिटल्स को मैंने क्या मान लिया, इन ऑर्बिटल को मैंने क्या मान लिया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मान लिया। अब देखो लाइगेंड इसके पास आ रहे हैं, लाइगेंड इसके पास आ रहे हैं, और लाइगेंड क्या लेके आ रहे हैं इसके पास, अपने फील्ड ऑर्बिटल्स लेके आ रहे हैं, फील्ड ऑर्बिटल्स लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये है एक्सिस पे है, क्या है, एक्सिस पे आ रहे हैं, ये सीधी सी बात है ना। ये 3D में इमेजिन करो, 3D में ये एक्सिस पे ही आ रहा है ना, इसके इस वाले फेस पे आ रहा है, पीछे वाले फेस पे आ रहा है ये, और ये आगे वाले फेस पे आ रहा है, ठीक है, ये वाला आगे वाले फेस पे आ रहा है, पीछे वाले फेस पे आ रहा है। तो जब इस पे अटैक मारेगा, तो अटैक कह रहा हूँ, जब इसके साथ मिलेगा तो क्या होगा, ये देखो, ये आया ना, और ये इस पे आया, ये इस पे आया, ये इस पे आया, और ये इस पे आया, ये यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से आया है, इस तरीके से ये छह तरफ से लाइगेंड ने क्या करा, एक तरीके से बॉन्ड बनाया, तो बेसिकली अप्रोच करा है लाइगेंड से अप्रोच करा है, और कहाँ कहाँ पे अप्रोच करा है, एक्सिस पे अप्रोच करा है। अब याद करो, अपनी एनसीईआरटी की लाइन याद करो जरा, ठीक है ना, कि हमेशा यहाँ पे क्या होता है, एक्सिस पे अप्रोच करते हैं, करते नहीं है वो, बाई चांस हो गया है, करते नहीं है वो, दिखाई दे रहे हैं, बाई चांस हो चुका है उनसे, ठीक है, कितनी बढ़िया बात है ये, वो करते नहीं है, बाई चांस उनसे हो गया है, क्या, ये सामने से आ गए हैं ये, ठीक है, लाइगेंड जो है वो सामने से एक्सेस से आ गए हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि लाइगेंड्स जो है वो जबरदस्ती अप्रोच कराए उन्होंने, वो तो बस आ गए, वो दिखाई दे गए, ठीक, कोइंसिडेंस की बात है ये। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, एक्सियल अप्रोच, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, एक्सियल अप्रोच है लाइगेंड्स की, एक्सियल अप्रोच बाय लाइगेंड्स। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, बोलो बात क्लियर है? ठीक है, ये आप नोट डाउन करें। इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। बेसिकली ये क्या हो रहे हैं, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ,
अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, रिपल्शंस होंगे, ठीक है ना, रिपल्शंस होंगे, और अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, रिपेल भी हो रहे हैं। तो बेसिकली चीज क्या है, तो बेसिकली सीएफटी जो है ना वो इंट्रैक्शन से डील करती है। दो तरीके के हमारे मेन इंट्रैक्शंस होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मतलब अट्रैक्शन हो गया और वो मेजर होगा, ठीक है ना, प्राइमरी जो है वो मेजर होगा और सेकेंडरी जो है वो माइनर होगा। इसको आप नोट डाउन करें, इसको मिटा रहा हूं मैं, मेरे ख्याल से तो कर ही लिया होगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें दो तरीके के इंट्रैक्शन पढ़ने हैं, और उन्हीं इंट्रैक्शंस के बाद आप देखेंगे कि सारे डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं, और बाद में हम सीएफटी के जो एनर्जी स्प्लिटिंग डायग्राम्स होते हैं, स्प्लिटिंग डायग्राम्स जो होते हैं वो हम पढ़ रहे होंगे, और उनमें वो काफी काम आने वाले हैं। वो इंट्रैक्शंस एक तरीके से फाउंडेशन है, मैं बेसिकली यहाँ पे फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ सीएफटी की। देखिए, दो तरीके के इंटरेक्शन होंगे सीएफटी में। जो इंटरेक्शंस होंगी दो तरीके की होंगी, कौन कौन सी होंगी, एक होगा प्राइमरी इंटरेक्शन और सेकंड होगा हमारा सेकेंडरी इंटरेक्शन। सेकेंडरी, SECONDAR, सेकेंडरी इंटरेक्शन। ठीक है, सेकेंडरी इंटरेक्शन मतलब रिपल्शन हो गया, और प्राइमरी का मतलब होता है अट्रैक्शन। प्राइमरी मतलब अट्रैक्शन और सेकेंडरी मतलब रिपल्शन हो गया। अब देखो, अट्रैक्शन जो होगा इसमें मेजर होगा और इसमें क्या होगा, माइनर। मतलब कि बहुत ही छोटा मोटा है, इससे मतलब कोई हमें डील नहीं करना ज़्यादा। हालांकि डील इसी से करना है, सारी कहानी इसी की है, लेकिन फिर भी हमने इसको क्या बोल दिया, इसको हमने रिपल्शन को क्या बोल दिया, माइनर बोल दिया। ठीक, रिपल्शन को हमने क्या बोला, माइनर बोल दिया। क्या बात क्लियर है आपको? अभी मैं आपको बताऊंगा कि चल क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे चल क्या रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अट्रैक्शन है, मेजर है, डोमिनेटिंग फैक्टर यही है, डोमिनेटिंग फैक्टर मतलब ज़्यादा फैक्टर इसका यही होगा, मेजर है अट्रैक्शन, ठीक है ना, और इसमें माइनर है। हालांकि हमें डिस्कस ये करना पड़ेगा बाद में, ठीक है ना, बाद में आते आते हम इसकी चर्चा कर रहे होंगे, बाकी सबको भूल चुके होंगे। क्या बात क्लियर है? चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने अगर नोट डाउन कर लिया हो, इसी के बिहाफ पे एक चीज़ बताऊंगा मैं। जैसे मान लो, इसी में बता देता हूँ, जैसे मान लो आपके पास एक मेटल है, और मेटल जो है वो इस तरीके से सेंटर में बिल्कुल, और ये डी ऑर्बिटल्स है, ये उसके डी ऑर्बिटल्स हो गए इस तरीके से, ठीक है ना, एक्सिस पे इसके डी ऑर्बिटल्स हो गए एक्सिस पे। ठीक है, अब क्या है, लाइगेंड इसको अप्रोच कर रहा होगा, लाइगेंड इसको अप्रोच कर रहा होगा हर तरफ से, छह तरीके से, छह तरफ से ये लाइगेंड जो है इसको अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है ना, छह तरफ से लाइगेंड जो है इसको अप्रोच कर रहा होगा। और जब लाइगेंड अप्रोच कर रहा होगा, सीधी सी बात है, ये नेगेटिव चार्ज है। हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या नहीं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने क्या पढ़ा है फिजिक्स में, कि जब भी यहाँ पे चार्जेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस की फील्ड्स होती हैं, चार्ज की कोई ना कोई फील्ड होती है, तो लाइगेंड की भी कोई ना कोई फील्ड यहाँ पे जरूर होगी। तो देखिए जरा, तो जो ये फील्ड होगी ना यहाँ पे, वो कुछ ऐसी फील्ड होगी। देखो भाई, ये सीधी सी बात है, पॉजिटिव है, मेटल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, और लाइगेंड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो जो यहाँ पे फील्ड होगी ना वो कुछ ऐसी फील्ड होगी, ये इस तरीके से। काफी दूर है ना, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, लाइगेंड जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इसकी जो फील्ड होगी वो काफी ज्यादा लार्ज होगी, इसकी फील्ड काफी ज्यादा लार्ज होगी, ठीक है ना, इसकी फील्ड काफी ज्यादा लार्ज होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी जो फील्ड भी होगी ना वो भी नेगेटिवली चार्ज ही होगी, फील्ड भी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होगी। बात क्लियर है? अच्छा, तो देखो, और ये बहुत ज्यादा ये फैली हुई है ना इस तरीके से, ये फैल जाएगी, ये फैल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये जैसे जैसे करीब आएगा ये कंसंट्रेट होती जाएगी एक की तरफ, एक कंसंट्रेट होती जाएगी सिर्फ एक की तरफ। लेकिन अभी तो ये काफी ज्यादा लार्ज है, ये इसने पूरा ऐसे ढका हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी जो फील्ड है ना वो बेसिकली स्फेरिकल है, स्फेरिकल फील्ड है, स्फेरिकल फील्ड है, ठीक। इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है, सन है। जैसे मान लो सन आपके आपके ऊपर है, ठीक है ना, सन आपके ऊपर है, और अगर मैं अपने दोस्त को फ़ोन मिला रहा हूँ,
वो 10 किलोमीटर दूर बैठा है और मैं कह रहा हूँ ऊपर देख, उसके ऊपर भी सन है। अगर मैं 500 किलोमीटर दूर किसी को फ़ोन मिला रहा हूँ और देखूँ ऊपर है सन, कहता हाँ सन तो ऊपर है। 1000 किलोमीटर दूर को भी फ़ोन मिला रहा हूँ तो कहेगा हाँ सन तो ऊपर है। तो जो चीज़ दूर से दिखाई दे ना, वो ऐसा लगता है कि हमारे पास ही आ रही है, हमारे पास ही आ रही है। ठीक है, तो ऐसी बात है इसमें। क्या ये बात क्लियर है? ये एल नेगेटिव जो है, मतलब कि ये लाइगेंड जो है वो काफ़ी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है और ऐसा लग रहा है कि ये ये दोनों, ये जो है ना ऑर्बिटल्स, इनको लग रहा है ये इसकी तरफ आ रहा है। जैसे मान लो ये हो गया इसको मैं अभी कुछ नहीं मान रहा, ये इसको लगेगा कि ये इसकी तरफ आ रहा है। जब ये इसकी तरफ आएगा तो देखो ध्यान से देखना, अभी देखो बेसिकली हो क्या रहा है, नेगेटिवली चार्ज फील्ड है और पॉजिटिव चार्ज इसकी है। पॉजिटिव चार्ज फील्ड भी होगी ना इसकी, इसकी भी पॉजिटिव चार्ज फील्ड होगी मेटल की, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज फील्ड होगी मेटल की भी। तो इसकी पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जा रहा है, अट्रैक्ट होता चला जा रहा है। लेकिन जब ये लाइगेंड जो है इसकी तरफ आ जाएगा, लाइगेंड जो है जब फाइनली इसको अप्रोच कर लेगा, देखो ना यार, लाइगेंड जो है जब इसकी तरफ फाइनली अप्रोच कर लेगा तो देखो होगा क्या, होगा ये कि लाइगेंड की तो नेगेटिवली चार्ज है भाई, ये भी तो क्या है, ये क्या है, ये ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये ऑर्बिटल में क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा ना, इसमें भी तो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब नेगेटिव नेगेटिव आपस में करीब आ गए, अब क्या होगा, रिपल्शंस, क्या होगा इसमें, रिपल्शंस होंगी यार। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बाद में रिपल्शंस होंगी ना, इसमें क्या होगा, रिपल्शंस होंगी, क्या होगा यहाँ पे, रिपल्शंस होंगी। ठीक है ना, तो ये जो है ना, ये जो करीब आना है, ये जो करीब आना है, ये जो इसका करीब आना है, वो क्या है, वो प्राइमरी इंटरेक्शन है। करीब आना इज कॉल्ड प्राइमरी इंटरेक्शन। और दूर जाना मतलब कि जब ये पास आ जाएगा तो ये रिपल्शन क्रिएट करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा। जब ये पास आएगा तो रिपल्शन क्रिएट करेगा, तो ये रिपल्शन क्रिएट करेगा, उसी रिपल्शन को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी इंटरेक्शन। क्या कहेंगे इसको सेकेंडरी इंटरेक्शन। बताओ बात समझ में आ गई? बताओ बात समझ में आ गई? तो बेसिकली क्या है ना, जब ये स्फेरिकल फील्ड थी, जब ये स्फेरिकल सिमेट्री थी, स्फेरिकल फील्ड कह लो या स्फेरिकल सिमेट्री कह लो, इसमें स्फेरिकल सिमेट्री, जो स्फेरिकल सिमेट्री थी, स्फेरिकल सिमेट्री थी, तो स्फेरिकल सिमेट्री में क्या हुआ था, एक्सियल और नॉन एक्सियल, जो स्फेरिकल सिमेट्री थी, तो जब दूर थे जब ये लाइगेंड्स, व्हेन लाइगेंड्स वर फार, व्हेन लाइगेंड्स वर फार, ठीक है ना, द द अट्रैक्शन, नहीं, द अट्रैक्शन बोलो इसमें, इसमें बोलो रिपल्शन बोलो इसमें, ठीक है ना, when ligands are far, equal repulsion, equal repulsion was experienced by axial and non-axial orbitals, ठीक है ना, when ligands are far, equal repulsion was experienced by axial and non-axial। जब ये ligand दूर थे तो axial पे भी और non axial पे भी, जैसे मान लो ये non axial है, ठीक है ना, तो non axial है, ये non axial है और ये axial है, ठीक है ना, axial और non axial पे भी क्या थे, सेम रिपल्शन जो है इन्होंने एक्सपीरियंस करा था जब लाइगेंड्स बहुत दूर थे। लेकिन जैसे जैसे वो पास आता गया, पास आता गया, पास आता गया, तो फिर रिपल्शन किस पे दूर होता गया, रिपल्शन किस पे आई मीन ज्यादा होता गया, रिपल्शन सिर्फ एक्सियल वाले पे ज्यादा होता गया। तो व्हेन लाइगेंड इज नियर, ठीक है ना, जब नियर फील्ड होगी, फार फील्ड में तो कुछ नहीं है, जब नियर फील्ड आएगी तो लाइगेंड जो एक्सिस पे है, जो एक्सिस पे है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ही होते हैं एक्सिस पे, ठीक है ना, सिर्फ दो ही होते हैं एक्सिस पे, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यही होते हैं। अब इसकी भी अगर आपको डिटेल जाननी है कि ये एक्सिस पे क्यों होते हैं भैया, ठीक है ना, ये आए कहाँ से, तो इसका मैं डिटेल में कभी और लेक्चर ले लूंगा, ठीक है ना, डी ऑर्बिटल्स पे बहुत अच्छा मैंने कंटेंट बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है, वो आपको मैं दे दूंगा। अच्छा, तो बेसिकली है ना, इसमें दो चीजें आती हैं, एक नियर फील्ड आती है और एक फार फील्ड आती है, एक नियर फील्ड आती है और एक फार फील्ड आती है। वो मैं आपको बताता हूँ।
तो एक चीज़ आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि जो प्राइमरी इंटरेक्शन है उसी पे डिपेंड कर रहा है सेकेंडरी इंटरेक्शन, ठीक है ना। मतलब सेकेंडरी इंटरेक्शन उस पर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है, अगर प्राइमरी इंटरेक्शन ज़्यादा है या फिर आप कह लो अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो क्या रिपल्शन भी ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि सेकेंडरी इंटरेक्शन, जो सेकेंडरी इंटरेक्शन है वो भी ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि जितना ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, जितने ज़्यादा प्राइमरी इंटरेक्शन होंगे, जितना ज़्यादा ये इसको खींचेगा, उतना ही ज़्यादा ये लाइगेंड जो है इसको दूर धकेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उतना ही ज़्यादा ये रिपल्शन होगा यहाँ पे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, और अच्छे से समझना है, चलो समझते हैं। देखो भाई सी सी बात है। देखो नॉन एक्सियल पे नहीं आया, ठीक है। और देखो जब दूर से देखते हो कोई चीज, ऐसा लगता है आपके पास आ रही है। अब नॉन एक्सियल और एक्सियल वाले को लगा कि ये हमारे पास आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। जैसे आप ट्रक को देखते हो, आप बहुत दूर खड़े हो, आप सड़क पे, आप ट्रक आपके बहुत दूर आ रहा है, बहुत दूर से आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। आपको लगेगा आपके पास आ रहा है, लेकिन वो असल में बगल वाली लेन से होगा, बगल वाली लेन से आ रहा होगा ट्रक, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपको पता चलेगा तो वो आपकी वाली लेन से नहीं आ रहा, दूसरी वाली लेन से आ रहा था। जब आपके करीब आएगा ना, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। और रियल लाइफ में और एक एग्जांपल दूं इसका, चलो मान लो, ठीक है। एक लड़की बैठी है क्लास में, ठीक है ना, और वहां दो चंपू बैठे हुए हैं, और दो चंपू वो बैठे हुए हैं। एक का नाम है एक का नाम है मोहित, एक का नाम है हर्ष, ठीक है। अब जो लड़की है, जो हमारी अनीता है, अनीता मान लेते हैं लड़की को, अनीता मान लेते हैं। अनीता किसको देख रही है? अब अनीता है ना, ऐसे कर रही है, हाय कर रही है। अब हर्ष और हमारा मोहित, अब दोनों को गलत फहमी होगी कि भाई हर्ष और मोहित कहेंगे अरे वाह यार, हर्ष सोचेगा मुझे मुझे हाय कर रही है, मोहित सोचेगा मुझे हाय कर रही है। लेकिन जब वो करीब आएगी तो पता चला वो मोहित को हाय कर रही है, हर्ष को तो देख भी नहीं रही थी वो, ठीक है ना। ऐसे चक्कर में कई लोग अपनी नस काट लेते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। क्या किसी के साथ ऐसा हो रखा है? कमेंट सेक्शन भर देना भाई इसी बात पे, ठीक है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रखा है तो बेसिकली क्या है कि हमारे जो दो चंपू हैं उनको नहीं देख रही होती, वो उनमें से सिर्फ एक को देख रही होती है, ठीक है। जैसे मान लो हर्ष है और मोहित है, तो सिर्फ मोहित को देख रही है, हर्ष की तरफ तो कोई घास भी नहीं डाल रही वो, ठीक। वो एक ऐड आता है ना, मैन विल बी मैन, वो जिसमें वो पेट निकाल के खड़े होते हैं, वो बिल्कुल बढ़िया सा ऐड, याद है? जिसमें वो लड़की आती है प्यार की राह में, इस तरीके का गाना आता है इसमें। तो ये लोग भी ऐसे करके बैठते हैं, ये लोग भी ऐसे ऐसे बिल्कुल पेड़ वेट बिछा के, ऐसे बाल बना के, ठीक है, आराम से। लेकिन पता चलता है कि वो तो एक के साथ जा रही है, दूसरे के साथ तो जा ही नहीं रही। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि एक्सिस पे आ रहा है लाइगेंड, ठीक है। नॉन एक्सिस की तरफ तो वो ध्यान भी नहीं दे रहा, नॉन एक्सिस की तरफ आ ही नहीं रहा था वो, ठीक है ना। दूर से देखा तो ऐसा लगा कि दोनों को मिल रहा है, लेकिन जब पास आए तो सिर्फ एक को मिल रहा था, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। देखो भाई, अब ये टॉपिक हमें पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ रिपल्शन, सेकेंडरी इंट्रैक्शन ऑन ऑर्बिटल्स। अब देखो भाई इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ रिपल्शन, इसमें देखो होगा क्या, जो मैंने आपको अभी सिखाया कि जो आपके ऑर्बिटल्स है ना, ऑर्बिटल्स जैसे जैसे एक्सिस पे अगर पास आता रहेगा, एक्सिस पे पास आता रहेगा तो रिपल्शन ज्यादा होंगे, नॉन एक्सियल पे रिपल्शन कम होंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये मेटल है, बार बार मेरे को वो डायग्राम बनाना पड़ता है। देखो भाई, ये नॉन एक्सियल है और ये एक्सियल है, ठीक है। नॉन एक्सियल है, एक्सियल है। अब देखो लाइगेंड इसके पास आ रहा होगा, लाइगेंड इसके पास आ रहा होगा। अभी तो लाइगेंड काफी ज्यादा दूर है, अभी तो लाइगेंड बहुत ज्यादा दूर है, तो लाइगेंड जब इसके पास आ रहा होगा, अभी तो लाइगेंड दूर है, फार फील्ड है, फार फील्ड है, ठीक है, फार फील्ड है, दूर है भाई, ठीक। अब ये दूर है तो नॉन एक्सियल और एक्सियल पे एक तरीके से इक्वल रिपल्शन ये लगा रहे होंगे ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देना इक्वल रिपल्सिव फोर्सेस आर एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना, बाय द ऑर्बिटल्स।
इक्वल रिपल्सिव फोर्सेस आर एक्सपीरियंस बाय द ऑर्बिटल्स। कौन कौन से ऑर्बिटल्स? बोथ नॉन एक्सियल एंड एक्सियल, नॉन एक्सियल एंड एक्सियल, नॉन एक्सियल एंड एक्सियल। तो इक्वल रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पे लग रहे होंगे, और जब इक्वल रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पे लग रहे होते हैं ना, तो बेसिकली क्या होते हैं? एक्साइटेशन होते हैं। क्या होते हैं? एक्साइटेशन होते हैं। दिस लीड्स टू एक्साइटेशन, दिस लीड्स टू एक्साइटेशन। अब देखो क्या हुआ, इससे एक्साइटेशन हुआ, मतलब कि अगर यहाँ पे मेरे पास एक डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है जो कि ग्राउंड स्टेट पे है, डी ऑर्बिटल है जो ग्राउंड स्टेट पे है, ये जब जाएगा ऊपर, जब जाएगा ऊपर, तो देखो क्या हुआ, ये एक्साइटेड हुआ, क्या हुआ, ये एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गए। तो बस इतना ही काम हुआ है अभी, ये सिर्फ अभी इतना ही काम हुआ है। रिपल्शन बढ़ा ना, रिपल्शन बढ़ा तो क्या हुआ? एनर्जी बढ़ गई। रिपल्शन जैसे जैसे बढ़ा, रिपल्शन जैसे जैसे बढ़ा, एनर्जी भी बढ़ गई। रिपल्शन जैसे जैसे बढ़ा, एनर्जी भी बढ़ गई। तो जब एनर्जी बढ़ी तो क्या हुआ? ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब देखो नॉन एक्सियल है और एक्सियल है, लेकिन जब ये फार फील्ड, जब नियर फील्ड आएगी, जब फार फील्ड हटेगी और जब ये लाइगेंड और करीब आएगा, करीब आएगा, ठीक है ना, जब लाइगेंड पास आएगा, पास आएगा, पास आएगा, तो होगा क्या? देखो नियर फील्ड आएगी यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगी बेटा? नियर फील्ड आएगी। यही लाइगेंड अगर ये पास में आ गया, देखो होगा क्या? अभी मैंने यहाँ पे लिखा था लीड्स टू एक्साइटेशन। अब जब ये लाइगेंड पास आ जाएगा तो अनइक्वल रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पे एक्सपीरियंस होंगी। वो कैसे होंगी? देखो जरा, जब लाइगेंड यहाँ आ गया, लाइगेंड इसके पास आ गया, तो देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है ना, यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, रिपल्शन इधर ज्यादा होगा और रिपल्शन इधर कम होगा। ये एक्सियल है और ये नॉन एक्सियल है। रिपल्शन यहाँ पे कम होगा और रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। सीधी सी बात है यार, इसकी तरफ है ना, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर भी है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इसके अंदर भी है, ठीक है। तो रिपल्शन इसमें ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इससे आ रहा है, डायरेक्टली इससे जुड़ रहा है, तो रिपल्शन इसमें ज्यादा होगा और इसमें रिपल्शन कम हो जाएगा नॉन एक्सियल वाले में। तो होगा क्या? एनर्जी भी डिफरेंट हो जाएंगी। जब मैंने क्या बताया था, रिपल्शन जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और इक्वल एनर्जी में, जब इक्वल एनर्जी थी, जब इक्वल एनर्जी थी, इक्वल रिपल्सिव फोर्सेस थी, तो क्या हो रहा था? एक्साइटेशन हो रहा था, सिर्फ ये काम हो रहा था फार फील्ड। लेकिन जब नियर फील्ड होगी, जब इसकी क्या होगी? नियर फील्ड, तो ये काम हो जाएगा। क्या होगा? ये काम हो जाएगा, रिपल्शन इसका ज्यादा हो गया एक्सियल वाले का, और नॉन एक्सियल वाले का कम हो गया, ठीक। तो जब नॉन एक्सियल वाले का कम हो गया और इसका ज्यादा हो गया, तो अनइक्वल एनर्जीज हो गई, अनइक्वल एनर्जीज हो गई। तो नियर फील्ड में क्या होगी? अनइक्वल एनर्जीज, या फिर कह लो अनइक्वल अनइक्वल रिपल्शन हो गया। रिपल्शन इज एक्सपीरियंस्ड बाय नॉन एक्सियल एंड एक्सियल ऑर्बिटल्स। और जब ऐसा होगा ना, जब अनइक्वल रिपल्शन और अनइक्वल एनर्जीज होंगी, तो होगी स्प्लिटिंग। क्या होगी तब? तब स्प्लिटिंग आ जाएगी। तब क्या होगी बेटा? तब स्प्लिटिंग होगी। तो देखो, जब अभी तो ये फार फील्ड में हो चुका, नियर फील्ड, नियर फील्ड जब होगा, तो देखो भाई, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, इन दोनों में ये नॉन एक्सियल हो गए और ये एक्सियल हो गए। एक्सियल कौन कौन से होते हैं? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सिर्फ दो ही होते हैं, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनमें से जो तीन होंगे ना, इनमें से जो तीन होंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको वो वाला एग्जांपल दिया था अभी, ठीक है ना, एक पेट पिचका के खड़ा होगा बढ़िया तरीके से, लेकिन पता चलेगा उसको तो कोई घास भी नहीं डाल रही, तो होगा क्या? वो जरूरत से ज्यादा ही एक्साइट हो गया, वो जरूरत से ज्यादा ही एक्साइट हो गया, ठीक है ना, वो जरूरत से ज्यादा एक्साइट हो गया भाई। दूर से इसको ऐसा लगा कि मेरी तरफ देख रही है, लेकिन वो तुम्हारी तरफ नहीं देख रही, वो किसी और को देख रही थी, ठीक है। अच्छा, वो किसी और को देख रही थी, तुम फालतू में ओवर एक्साइट हो गए, ठीक है ना। तो ये जो तीन होंगे ना, ये ओवर एक्साइट हो जाएंगे। ये कैसे हैं? ये नॉन एक्सियल वाले हैं। ये इनिशियली क्या होंगे? ये ओवर एक्साइट हो जाएंगे। नॉन एक्सियल वाले क्या हो गए? ये ओवर एक्साइट हो गए। और ये जो बाकी बचे दो हैं, ये एक्सियल वाले हैं और ये अंडर एक्साइटेड है। अंडर एक्साइटेड का मतलब है कि इनको एक्साइटेड ज्यादा हो जाना चाहिए था, ये कम एक्साइटेड थे, ठीक है ना। इनको ज्यादा इनको ज्यादा एक्साइट हो जाना चाहिए था,
लेकिन ये कम एक्साइटेड थे और एक्सियल वालों पे ही आ रही थी वो, आई मीन लाइगेंड। ठीक है। अच्छा, तो अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि एनर्जी में अब डिफरेंस आ गया। अब एनर्जी में जो डिफरेंस आ गया, अब इससे क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी। अब जो ये ऊपर जाएंगे, ये दोनों एक्सियल वाले ऊपर जाएंगे और ये नॉन एक्सियल वाले नीचे आएंगे, तीन। ठीक है ना। इन नॉन एक्सियल वालों को हम कहेंगे T2G। ठीक है ना, T2G कहेंगे हम इनको। और इन एक्सियल वालों को हम कहेंगे EG। एक्सियल वालों को, या फिर जो हाई एनर्जी लेवल है, हाई एनर्जी है, जिनमें हाई एनर्जी है, वो इनको हम क्या क्या कहेंगे, EG कहेंगे। और इन कम वाले को क्या कहेंगे, T2G कहेंगे। और बीच में क्या है इसका, वेटेड एनर्जी एवरेज। बीच में क्या है, वेटेड एनर्जी एवरेज। वेटेड एनर्जी एवरेज, या फिर आप इसको कह सकते हो बेरी सेंटर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसको बेरी सेंटर। ठीक, बताओ आपको बात क्लियर हो गई। तो जब अनइक्वल रिपल्शन होंगे, अनइक्वल एनर्जीज लगेंगी, तो क्या होगा, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? ठीक है, देखो हमने ऑक्टाहेड्रल का बताया। ऑक्टाहेड्रल का जरा मैं बता दूं आपको। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में CN कितना होता है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया ऑक्टाहेड्रल में, तो इसमें जो एनर्जी, इसमें स्प्लिट अप होगी, जो स्प्लिट अप होगी वो किस रेशियो में होगी, देखो 3 ये हो गए, 2 ये हो गए। ठीक है, मान लो इसका जो टोटल था, टोटल था डेलो। ठीक है, जो टोटल एनर्जी थी वो क्या थी, डेलो। डेलो मतलब कि एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, तो डेलो इसमें एनर्जी थी पूरे में। अब इसके पास एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो गई, वो एक्साइट हो गए। जो अंडर एक्साइटेड थे, वो उनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है ना, उनकी एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई, एनर्जी गेन हुआ। और इनमें एनर्जी लॉस हुआ, इनमें एनर्जी क्या हुआ, लॉस हो गया। इनमें एनर्जी लॉस हो गया, तो ये चले गए नीचे। ठीक है, ये चले गए नीचे, एनर्जी लॉस, ये नीचे हो गए। और इसमें एनर्जी गेन हुआ है, इसमें एनर्जी गेन हो गई। तो जब एनर्जी गेन हुई तो कितनी हुई, देखो जरा। ये बेसिकली किस रेशियो में टूटेगा, ये 2:3 के रेशियो में टूटेगा। ये बेसिकली कौन से रेशियो में टूटेगा, 2:3 के रेशियो में टूटेगा। तो बेसिकली क्या है, इसको जो जाएगा वो बड़ा वाला फ्रैक्शन जाएगा, बेसिकली 3/5 डेलो इसकी तरफ जाएगा, 2 वाले की तरफ। और 3 वाले की तरफ क्या जाएगा, 2/5 डेलो। ठीक, 2/5 डेलो इसकी तरफ जाएगा, 3 की तरफ। तो जिससे कि जब ये मल्टीप्लाई होंगे, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा, ये 6/5 डेलो। और ये भी कितना आएगा, 6/5 डेलो। तो सीधी सी बात है, जो एनर्जी लॉस हुआ दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी गेन। एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस कितने का हुआ था, देखो एनर्जी लॉस कितने का हुआ था। यहाँ पे एनर्जी लॉस हो गया ना, एनर्जी लॉस नॉन एक्सियल में। नॉन एक्सियल वाले कौन से हैं, ये वाले हैं। तो इनको 2/5 डेलो मिलेगा और इनको 3/5 डेलो मिलेगा। ठीक है, तो एनर्जी लॉस कितना हुआ, 2/5 डेलो इंटू 3 विच इज 6/5 डेलो। और एनर्जी गेन कितना हुआ, 3/5 डेलो इंटू 2, 6/5 डेलो। तो एनर्जी लॉस और एनर्जी गेन आपस में बराबर रहे। ठीक है ना, एनर्जी लॉस और एनर्जी गेन आपस में बराबर रहे। एनर्जी लॉस इज इक्वल टू एनर्जी गेन। क्या बात आपको समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आपको, बढ़िया लग रहा है लेक्चर। लाइक करते रहो भाई, लाइक करते रहो भाई, बढ़िया अगर लग रहा है तो। एक क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके ऊपर, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखो अगर आपने ये ऑर्बिटल, ये डायग्राम अगर सीख लिया, यही CFSE डायग्राम है इसका। CFSE डायग्राम ऐसा ही होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है कि खिचड़ी पक गई है यहाँ पे, तो चलो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो वापस से आप बैक करके देख सकते हैं। हो गया ये देखो इस तरीके से।
ठीक है, ये हमने ऑक्टाहेड्रल का बनाया है, ये किसका बनाया है, ये ऑक्टाहेड्रल का हो गया एक तरीके से, आप समझ सकते हो। ठीक, 2/5 इसको जाएगा, 3/5 इसको जाएगा, ये वाली बात है। ठीक है हम्म। अब इसमें एक चीज जरा ध्यान रख लेना, इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, देखो जरा, सबसे हायर एनर्जी लेवल किसका है, ईजी का है, उसके बाद किसका है, एक्साइटेड स्टेट का है, उससे नीचे किसका हो गया, T2G का, फिर उससे नीचे किसका हो गया, DGS, मतलब कि ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है, तो सबसे ऊपर किसका है, EG, सबसे ऊपर इसका है, फिर उसके बाद ये एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद T2G, उसके बाद ग्राउंड स्टेट पे। क्या बात क्लियर है आपको, बताओ, ये ऑर्डर याद रखना आप। ठीक, ये ऑर्डर आप याद रखना। ठीक, अच्छा, अब मैं आपको और चीज़ें बता रहा हूँ उसके अंदर ही, और एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा इसमें, तो उसके बाद मैं कल आपको मैं टेट्राहेड्रल का बना के दिखाऊंगा, टेट्राहेड्रल, और कैसे जो ये हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, बेसिकली ये प्रोसेस को पता क्या कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जो मैंने बोला था ना कि यहाँ पे एनर्जी कम है तो एनर्जी गेन हो गई, एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है तो एनर्जी यहाँ पे लॉस हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्या बात क्लियर है, दिमाग में काफी कुछ भरा हुआ है यार, मतलब मैं बताता जा रहा हूँ जैसे जैसे याद आ रहा है मुझे। इसको और नोट डाउन करें, बात क्लियर हो गई आपको, चलिए। अच्छा, अब है ना एक सवाल मेरे से पूछा था किसी बच्चे ने, एक मेरे से सवाल पूछा था कि भैया एस और पी ऑर्बिटल्स में क्यों नहीं होती स्प्लिटिंग्स, तो मैंने कहा भाई एस ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग क्या होगी, एक ही ऑर्बिटल होता है इसमें, तो उसमें स्प्लिटिंग क्या होगी, क्या एक्साइटेशन होगी, एक्साइटेशन भी नहीं होगी, पता है क्यों, देखो जरा, मेरे ख्याल से ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। तो देखिए साहब, एस ऑर्बिटल जो होता है ना, एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियस एरा पॉजिटिवली चार्ज, और एस ऑर्बिटल एरा, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के काफी करीब होता है, ठीक है ना, उसके बाद आते हैं आपके पी ऑर्बिटल्स, ये डम्बल शेप, उसके बाद आपके डी ऑर्बिटल आते हैं, और दूर होते हैं वो, ठीक है ना, वो और दूर होंगे न्यूक्लियस से, ठीक है, ये पी हो गया, ये डी हो गया, और ये हो गया एस ऑर्बिटल। तो जो फील्ड का असर होता है ना, तो जो फील्ड का असर होता है, ये जो लाइगेंड की जो फील्ड आ रही है, सबसे पहले किस पे असर डालेगी, वो डी पे असर डालेगी, यहाँ पहुंचते पहुंचते तो बिल्कुल खत्म खत्म ही हो जाएगी, यहाँ पे फील्ड पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। क्या बात क्लियर है आपको, यहाँ पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली एक्साइटेशन तो होगा ही नहीं, पहली बात तो एक्साइटेशन ही नहीं होगा, तो यहाँ पे नो एक्साइटेशन, नो एक्साइटेशन। और क्योंकि एस ऑर्बिटल तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है यार, तो इसमें स्प्लिटिंग भी क्या ही होगी, इसमें क्या स्प्लिट करोगे आप, तो नो एक्साइटेशन एंड नो स्प्लिटिंग्स। नो एक्साइटेशन एंड नो स्प्लिटिंग्स। वही अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं, पी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, तो देखो भाई, पी ऑर्बिटल एक्साइट तो हो जाएगा, पी ऑर्बिटल में ये जो लाइगेंड है, पी ऑर्बिटल को एक्साइट तो कर देंगी, अब एक्साइट तो हो गई, एक्साइट तो हो गया, ये चला गया, पी जो ग्राउंड स्टेट पे था, अब पी जो है वो एक्साइट स्टेट में चला गया, एक्साइट स्टेट में चलेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना, देखो आप बना के देखो एक बार, आप एक बार बना के देखो, ठीक है। अब देखो लाइगेंड इस तरफ से आ रहा है, 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 ठीक है, चारों एक्सिस पे आ रहे हैं, चारों एक्सिस पे आ रहे हैं। तो जब चारों एक्सिस पे आ रहे हैं तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि यहाँ पे नॉन एक्सियल भी हो, यहाँ पे सिर्फ एक्सियल अप्रोच है, ओनली एक्सियल अप्रोच, ओनली एक्सियल अप्रोच, ओनली एक्सियल अप्रोच, सिर्फ इसी को देख रही है, सिर्फ इसी को देख रही है, यहाँ पे दूसरा कोई है नहीं देखने लायक, यहाँ पे दूसरा कोई है ही नहीं देखने लायक, ठीक है ना, तो यहाँ पे नॉन एक्सेस वाले है ही नहीं, यहाँ पे नॉन एक्सेस वाले है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो इसका मतलब सिर्फ इसको देख रही है, इसको देख रही है, तो इक्वल एनर्जी
होगी इसके अंदर, क्या होगी, इक्वल एनर्जी होगी और इक्वल रिपल्शंस होंगे। जब इक्वल रिपल्शंस होंगे तो फिर स्प्लिटिंग होगी ही नहीं, ठीक है ना। जब इक्वल एनर्जीज होंगी तो स्प्लिटिंग होगी नहीं, इक्वल एनर्जीज नो स्प्लिटिंग। हाँ एक्साइटेशंस होंगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी, ठीक है। एक्साइटेशन तो हो रही है, एक्साइटेशन तो हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्साइटेशन तो हो रही है, एक्साइटेशन तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग्स नहीं होंगी, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रख लेना, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास एक पैरामीटर्स मैंने आपको दे दिए ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, और एक्साइटेशन, स्प्लिटिंग, देखो एस में होगा, पी में और डी में, एस पी और डी, एक्साइटेशन होगी इसमें नहीं, स्प्लिटिंग होगी नहीं, पी में एक्साइटेशन होगी हाँ, स्प्लिटिंग होगी नहीं, डी में दोनों होंगी, डी में दोनों होंगी, ठीक है, डी में दोनों होने वाली हैं। तो हमें सिर्फ डी से ही काम है, इसलिए हम डी में ही पढ़ते हैं, हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, सी एफ एस ही हम जो है इसी में पढ़ते हैं, ठीक। अब एनर्जीज के बारे में और जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जैसे कि स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बाय बाय, ठीक है, ऑल द बेस्ट।